Hello students, today we are going to discuss NEET 2021 केमिस्ट्री पेपर। हम यहाँ इस पेपर में ये देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, उनके क्या क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से आपको वो क्वेश्चंस करने चाहिए थे। तो लेट मी स्टार्ट द डिस्कशन। Question says given below are two statement. Statement 1, aspirin and paracetamol belong to the class of narcotic analgesics. Statement 2 says that morphine and heroin are non narcotic एनाल्जीज। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एनाल्जीज होता क्या है। एनाल्जीज पेन रिलीवर का काम करती है विदाउट एनी मेंटल डिस्टरबेंस, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो एनाल्जीज में जो नर्कोटिक एनाल्जीज होती है उनका एडिक्शन होता है और नॉन नर्कोटिक एनाल्जीज होता है उनका एडिक्शन नहीं होता। तो जो एडिक्शन वाली मेडिसिन है, जो कंपाउंड है, उनको बड़े एक्सट्रीम केस में लिया जाता है। तो सबसे पहले पार्ट में दे रखा है एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ नर्कोटिक एनाल्जीज, ये दोनों का एडिक्शन नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकंड में मॉर्फिन एंड हीरोइन आर नॉन नर्कोटिक एनाल्जीज, नर्कोटिक का मतलब एडिक्शन होता है, नॉन नर्कोटिक मतलब एडिक्शन जिनका नहीं होता है। तो आप मॉर्फिन और हीरोइन की अगर बात करें तो इनका एडिक्शन होता है, यहां पे नॉन नर्कोटिक स्पेसिफाई किया गया है और यहां पे इसको नर्कोटिक स्पेसिफाई किया गया है, जो कि दोनों ही स्टेटमेंट को गलत कर देता है। तो हम इसमें फाइनली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स। क्वेश्चन से ZR एंड HF हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस बिकॉज ऑफ। अगर आप ZR और HF की बात करते हैं तो पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ZR का एटॉमिक नंबर है 40, तो उससे पहले जो नोबल गैस आता है उसे हम क्रिप्टॉन बोल देते हैं। क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद आप यहां पे लिख सकते हैं 5s2 4d2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें क्रिप्टॉन में 36 इलेक्ट्रॉन है प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल हमारे 40 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अगर हम HF की बात करें, HF की, तो इसका एटॉमिक नंबर 72 है। तो इस एटॉमिक नंबर 72 से पहले जिनोन नोबल गैस के तौर पर आता है। उसके बाद अगर आप लिखते हैं तो ये आपका 6s2 4f14 और फिर 5d2 ऐसे आ जाता है। तो आप यहां देख सकते हैं 4d2 और 5d2 इस तरीके से स्पेसिफाई किया गया है, लेकिन ज्यादातर इलेक्ट्रॉन इस 4f14 में f ऑर्बिटल में जाने से उसका शिल्डिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना नहीं है, जिससे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो काफी ज्यादा लगता है इफेक्टिवली इन 5d इलेक्ट्रॉन को, जिससे उन पे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है। अगर उन पे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है तो उन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिससे उनका रेडियस कम हो जाएगा और इन दोनों का रेडियस ऑलमोस्ट काफी नजदीक आने लगा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें आप ये बोल सकते हैं कि 4f के इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होने के बाद ऐसा हुआ है। 4f में 14 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो ये लेंथेनाइड सीरीज इसको बोला जाता है, तो हम इसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। क्वेश्चन सेज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड इज। अगर हम इन सभी बॉन्ड्स में देखें तो हमें इन जनरल ये पार्ट दिया गया जिसमें कार्बन पर 3 H प्रेजेंट है और ये X के साथ कनेक्टेड है। X मतलब हेलोजन हुआ हमारा। हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब ले सकते हैं। तो कार्बन का बॉन्ड अगर मैं फ्लोरीन के साथ लेता हूं, कार्बन को क्लोरीन के साथ लेता हूं, कार्बन को ब्रोमीन के साथ और कार्बन को मान लो मैं आयोडीन के साथ लेता हूं, तो इसमें फ्लोरीन और कार्बन का जो ऑर्बिटल साइज है वो काफी नजदीक होता है, जिससे उनमें ओवरलैपिंग काफी बढ़िया से होती है। इसमें आयोडीन वगैरह में साइज ज्यादा होने से अट्रैक्टिव फोर्स उतना बढ़िया से डेवलप नहीं हो पाता। इसके कारण जो हम इनमें बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी का ये वाला सीक्वेंस हमारे सामने आता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, लेकिन उसमें ओवरलैपिंग बढ़िया से होने के कारण उसका ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इस बेसिस पर हम अपना आंसर ये सेकंड ले सकते हैं, जिसमें इसमें CX बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी की बात की जा रही है। जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है उसका मैग्नीट्यूड वाइज बॉन्ड एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। दिस क्वेश्चन सेज इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट EDTA आयन इज। तो हम सबसे पहले इस आयन को बना लेते हैं। इसके ऊपर कुछ स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, उसको चेक भी करेंगे। इसमें इस तरीके से नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इस नाइट्रोजन में आगे C डबल बॉन्ड O OH और C डबल बॉन्ड O OH, इस तरीके से ये वाली यूनिट यहां पे प्रेजेंट होती है। C डबल बॉन्ड O OH और फिर आप इसमें C डबल बॉन्ड O
OH, इस तरीके से ये पूरा पार्ट कनेक्टेड रहता है। तो आप यहां पे अगर इसमें आयन बनाना चाहते हैं तो H+ हटा देंगे तो आयन बन जाता है, लेकिन ये वाला पूरा ग्रुप सिर्फ एक टाइम पे एक ही ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लिगेंड बना सकता है। तो हम यहां ये बोल सकते हैं कि इसमें एक ऑक्सीजन इसका, दूसरा इसका, 3 4 तो ऑक्सीजन इनमें से, क्योंकि एक एक ऑक्सीजन ही पार्टिसिपेट कर सकता है, और ये नाइट्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो आप ये बोल सकते हैं एक टाइम पे 1 2 3 4 5 6 एटम ऐसे हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लिगेंड बना सकते हैं। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड विद 4O and 2 नाइट्रोजन डोनर एटम। This question says BF3 is planar and electron deficient compound, hybridization and number of electron around the central atom respectively are। तो अगर मैं BF3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो BF3 के अंदर बोरोन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, बोरोन में अगर मैं देखता हूं तो टोटल 5 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैं अगर लिखूं तो 1s2 2s2 2p1, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये बोरोन इन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, बोरोन इन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो जब ये फ्लोरीन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है तो आप ये बोल सकते हैं कि इसमें स्टीयरिक नंबर जो इसका है, बोरोन का स्टीयरिक नंबर है, SN नंबर जो है वो 3 है। तो 3 नंबर पे आप ये बोल सकते हैं इस बेसिस पे ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। साथ ही आप देख सकते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन को ये शेयर करता है। बैक बॉन्डिंग को अगर आप ना ले तो आप सिंपली इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है। This question says that a particular station of All India Radio, New Delhi, broadcast on a frequency of 1368 kilohertz the wavelength of the electromagnetic रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज। तो हमें यह पता है कि ऐसे वेवलेंथ के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हम C = म्यू लैम्डा वाला पार्ट यूज करते हैं, जहां C स्पीड ऑफ लाइट है, म्यू फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा यहां पे वेवलेंथ है। तो अगर हमें इस पार्ट में लैम्डा वेवलेंथ निकालनी है तो C/म्यू हम यूज करेंगे, जहां पे C स्पीड ऑफ लाइट है, म्यू यहां पे फ्रीक्वेंसी है। तो हम स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका यूज करते हैं। म्यू यहां पे फ्रीक्वेंसी है जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है 1368 इंटू 10⁻3, क्योंकि ये किलो यहां पे यूज किया गया है। जब आप इस पार्ट को डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू 219.3 मीटर आ जाती है। तो इस बेसिस पे आप इसका थर्ड आंसर चूज करेंगे। This question says मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ कंपाउंड गिवन है, लिस्ट 2 में हमें स्क्वायर, पिरामिडल, ट्राइगोनल, प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ये सब पार्ट हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो PCl5, आप PCl5 को अगर बनाते हैं तो हमें पता है फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन को 5 क्लोरीन ने अगर यूज किया तो इस तरीके से ये हमारा पार्ट बनेगा, जिसमें 3 क्लोरीन तो हमारे एक प्लेन में आते हैं, 2 क्लोरीन एक ऊपर एक नीचे एक्सियल पार्ट में आते हैं। तो इक्वेटोरियल और एक्सियल पार्ट में आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ट्राइगोनल प्लेन बना, ऊपर और नीचे एक एक क्लोरीन है, तो ऊपर और नीचे एक एक पिरामिड बन जाता है। तो आप इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसको बोल सकते हैं। तो ए पार्ट में आपका जो आंसर है वो 4 आ जाएगा। अगले केस में आप SF6 लेते हैं। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही उसमें फ्लोरीन लगे हुए हैं। तो अगर आप SF6 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सल्फर के पास 6 फ्लोरीन इस तरीके से लगे हुए हैं। एक फ्लोरीन नीचे है, एक फ्लोरीन ऊपर है, और इस तरीके से आप इसको एक प्लेन में ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर प्लेनर बना है और ऊपर नीचे एक एक फ्लोरीन प्रेजेंट है। तो स्क्वायर प्लेनर है और बाइपिरामिडल है। तो आप इसमें यह बोल सकते हैं कि इस शेप को हम ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। तो आप इस ऑप्शन में थर्ड पार्ट ले सकते हैं। फिर आपका आता है BRF5। BRF5 ब्रोमीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फ्लोरीन ने सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन का यूज किया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाते हैं एज ए लोन पेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास 6 रहेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर आप रखते हैं तो 4 फ्लोरीन तो इस तरीके से आप यहां रख सकते हैं, एक फ्लोरीन ऊपर रख देंगे और नीचे की तरफ एक लोन पेयर ऐसा आ जाएगा। तो ये पार्ट तो पूरा
एक प्लेन में है और एक फ्लोरीन ऊपर है, नीचे की तरफ लोन पेयर रहेगा। तो आप बोल सकते हैं ये स्क्वायर पार्ट है, उसके ऊपर एक पिरामिड बन रहा है, तो स्क्वायर पिरामिडल, यानी आप फर्स्ट ऑप्शन इसमें ले सकते हैं। इसके साथ डी पार्ट में हम चलते हैं। BF3, बोरोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है। BF3, तो बोरोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तीनों इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन ने एक एक करके एक्सेप्ट किया है। तो इस तरीके से ये आपका एक ट्राइगोनल प्लेनर पार्ट बन जाता है। तो आप डी ऑप्शन में ट्राइगोनल प्लेनर यानी सेकंड ऑप्शन यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ए के अंदर 4 आएगा, बी में 3 आता है, सी में 1 आता है और डी में 2 आता है। तो इस बेसिस पर आपका थर्ड राइट ऑप्शन है। This question says dihedral angle of least stable conformer of इथेन इज। जब आप इथेन को कंसीडर करेंगे तो आप इथेन में 2 कार्बन इस तरीके से कनेक्टेड है, दोनों तरफ इस तरीके से हाइड्रोजन एटम भी प्रेजेंट है। आप इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग ऐसे रोटेशन भी ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में इसको अगर मैं बना लूं तो यहां पे H H H ऐसे लिख सकते हैं। देख सकते हैं ये वाला जो कार्बन है ये वाला मेरा फ्रंट कार्बन है और ये वाला कार्बन ये वाला मेरा बैक कार्बन है। तो ये पीछे की तरफ बड़ा सर्कल मैंने बना दिया, लेकिन मुझे यहां पे 3 H भी स्पेसिफाई करने हैं। तो मैं यहां पे एक H, यहां पे दूसरा H और यहां पे तीसरा H, एक फॉर्म तो इसमें ये होता है। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो इसका दूसरा फॉर्म भी बनाया जा सकता है, जिसमें एक H दूसरे H के पीछे होता है। वैसे तो इसमें इन्फिनाइट फॉर्म बनते हैं, लेकिन हम 60 डिग्री के एंगल के साथ मेजर फॉर्म पर ही चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी आपसे लीस्ट टेबल पूछा गया है। तो लीस्ट टेबल और मोस्ट टेबल में क्या डिफरेंस होता है समझते हैं जरा। एक तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन स्टार्ट होता है, जिसे हम टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो इसमें ये काफी नजदीक है और ये एंगल आमने सामने से देखने पर ये एंगल 0 डिग्री दिखाई देगा, ये एंगल आपको 60 डिग्री दिखाई देगा। तो आप बोल सकते हैं 0 डिग्री एंगल है जब वो एक दूसरे के काफी नजदीक आ चुके हैं। जब वो एक दूसरे के काफी नजदीक आ चुके हैं उस समय उनमें रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। आप बोल सकते हैं लीस्ट स्टेबल फॉर्म होगी, तो 0 डिग्री का एंगल आप वहां लेंगे। Hi, the question says which of the following reaction is a metal displacement रिएक्शन, चूज द राइट ऑप्शन। तो आपको यह देखना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो मैं अगर मान लो फर्स्ट रिएक्शन ले लेता हूं, इसमें Fe प्लस HCl, Fe की HCl के साथ रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनता है वो बनता है FeCl2, साथ में बनेगा H2। तो आप यहां देख सकते हैं इस आयरन एटम ने या जो आयरन मेटल है उसने H को रिप्लेस किया है। तो H रिप्लेस हुआ है, H कोई मेटल नहीं है, तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकती। सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में आपने देखा PbNO3 PbO4NO2 और O2 में टूटा है। आप देख सकते हो इसमें तो सिर्फ रिएक्टेंट एक ही है, यानी ये डिसोसिएट हुआ है। तो अगर ये डिसोसिएट हुआ है तो इसमें किसी का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो ये भी एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हैं KClO3, एक ही मॉलिक्यूल गिवन है जो कि डिसोसिएट होकर छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट चुका है, तो ये भी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में आपको Cr2O3 Al के साथ रिएक्ट करता है, तो आप यहां लिखेंगे Cr2O3 Al के साथ रिएक्ट करता है। इसके साथ रिएक्ट करते ही बनता है Al2O3 प्लस Cr। आप देख सकते हो क्रोमियम एक मेटल एटम होता है, एल्युमिनियम भी एक मेटल एटम है, क्रोमियम को रिप्लेस कर दिया गया है। क्रोमियम अपनी पोजीशन चेंज करके उस कंपाउंड से बाहर आ चुका है, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप उसको बोल सकते हैं। तो ये अपना फोर्थ राइट ऑप्शन है। Hi, this question says the compound which shows metamerism। तो हम ये जानते हैं मेटामेरिज्म के लिए क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। फंक्शनल ग्रुप में ऐसा रहता है कि दोनों साइड कार्बन चेन होती है। तो जब यहां पे भी कार्बन है और यहां भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं, तो कम से कम
मेटामर बनाने के लिए 4 कार्बन कंपाउंड में होने चाहिए, 4 से कम कार्बन में मेटामर बन नहीं पाता। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट कंपाउंड में सिर्फ 3 ही कार्बन है, तो वो पॉसिबल नहीं है। सेकंड केस में, सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं C4H10O, यानी अगर मैं 4 कार्बन लेता हूं और बीच में ईथर ऐसे 2 कार्बन के बाद या 1 कार्बन ऐसे करके ये बना देता हूं, तो आप देख सकते हैं मेटामर को कैसे डिफाइन करते हैं कि दोनों साइड या किसी एक साइड भी कार्बन चेन में डिफरेंस आ जाता है तो मेटामर कहलाते हैं। आप देख सकते हैं यहां तो दोनों साइड चेंज आ चुका है, तो ये हमारा मेटामर होगा, बिल्कुल होगा। फिर से आप देख सकते हैं 3 नंबर में कार्बन तो ज्यादा है लेकिन कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। C3H8, फिर से हमारे पास सिर्फ 3 ही कार्बन है, 4 कार्बन से मेटामर स्टार्ट किया जाता है। Hi, this question says which one of the following is the correct option for the right relation between Cp and Cb for 1 mole of ideal gas। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि Cp होता क्या है। Cp मोलर हीट कैपेसिटी होती है, मोलर हीट कैपेसिटी होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv मोलर हीट कैपेसिटी होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आप इनको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे डेल्टा H को अगर डिफाइन करना है तो हम लिखेंगे NCp डेल्टा T, और डेल्टा U को डिफाइन करना है तो NCp डेल्टा T, आप ऐसे लिख सकते हैं NCV डेल्टा T। यानी ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है तो उसको हम चेंज इन एंथैल्पी से डिनोट कर सकते हैं, और ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी से हम लिख सकते हैं। साथ ही आपको यह भी पता होगा कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस NR डेल्टा T इतने के बराबर भी होता है। तो इन वैल्यूज को अगर मैं यहां रख दूं तो मैं लिखूंगा NCp डेल्टा T इज इक्वल टू NCV डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस NR डेल्टा T। तो डेल्टा T और आपका N कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहां लिखेंगे Cp इज इक्वल टू CV प्लस R, और इसी को थोड़ा सा चेंज अगर हम कर दें तो आप इसमें लिख सकते हैं Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। तो ये वाला रिलेशन हमारे सामने आ जाता है, तो आप चेक कर सकते हैं ये ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। This question says which one of the following polymer is prepared by addition polymerization। देखो एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन जब आप लेते हैं तो उसमें रिएक्शन के दौरान कोई भी छोटा मॉलिक्यूल कंपाउंड से बाहर नहीं निकलता, मोनोमर यूनिट से कोई भी छोटा मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होता। और जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हम देखते हैं तो उसमें छोटे मॉलिक्यूल वाटर, CO2 वगैरह इस टाइप के छोटे कंपाउंड बाहर निकल सकते हैं। तो हम सबसे पहले नोवोलैक को देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं। नोवोलैक हमारा बनता है जब हम फिनोल का फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेजेंस में, फिनोल का फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करते हैं। उसमें क्या होता है, फिनोल का ये H और दूसरे फिनोल का ये H ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ वाटर मॉलिक्यूल हटाते हुए इस पॉलीमर की तरफ जाता है, तो ये हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हुआ, क्योंकि इसमें पानी जैसा छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। सेकंड स्टेट में, सेकंड ऑप्शन में हमें डेक्रोन बोला गया है। तो बेटा डेक्रोन जो होता है वो आपका टेरेथैलिक एसिड, यानी आप इसको ले सकते हैं प्लस ये कंपाउंड, इस टाइप से ये कंपाउंड रहता है जिसमें डायोल बोलते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर मॉलिक्यूल निकलते हुए लंबी चेन बनती है, लंबा पॉलीमर बनता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, तो ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है, एडिशन पॉलीमर नहीं है। तीसरा हम लेते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन हमारे इस मोनोमर यूनिट से बनता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो ऐसे काफी सारे मॉलिक्यूल अगर आप कंबाइन करते हैं तो इसमें क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां से तोड़ा जाता है, ये कनेक्ट होके आगे से आगे कनेक्ट होते जाता है, यानी एक पाई बॉन्ड को हटा के आप सिग्मा बॉन्ड उसमें कनेक्ट कर देते हैं। जिससे क्या फर्क पड़ता है, जिससे ये पूरा का पूरा कंपाउंड पॉलीमर में बदलते जाता है और कोई भी छोटा मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता। ये इसकी जरूरी कंडीशन है, इसलिए हम इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन बोल सकते हैं। तो थर्ड हमारा राइट ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 में आप एक तो ये कंपाउंड होता है, दूसरा कंपाउंड NH2,
इन कंपाउंड को ऐसे कंबाइन करते हुए, वाटर मॉलिक्यूल हटाते हुए हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो इसको हम नाइलॉन 6 बोलते हैं। इसमें भी छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है अपना टेफ्लॉन। दिस क्वेश्चन सेज द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, जैसे आप कोई सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें पार्टिकल सस्पेंडेड स्टेट में है, उसमें लाइट रेडिएशन अगर उस पार्टिकल पर पड़ती है, गिरती है, तो उससे जो इफेक्ट बनता है उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा है या पार्टिकल बहुत छोटा है, तब ये इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं हो पाता। तो आप देख सकते हैं स्टार्च तो एक पॉलीमर टाइप का होता है, काफी बड़ा पार्टिकल होता है। यूरिया एक छोटा मॉलिक्यूल है। NaCl तो और Na+Cl- में टूट जाता है। ग्लूकोज भी एक छोटा मॉलिक्यूल है। तो जो पॉलीमर टाइप का कंपाउंड है स्टार्च, जो कि एक काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, जो सस्पेंडेड स्टेट में रहेगा, उसी के कारण टिंडल इफेक्ट होगा। हाय, दिस क्वेश्चन सेज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप ऑफ ब्रेवियाज लैटिस यूनिट सेल इज। तो हमें पता है कि जो ब्रेवियाज लैटिस होती है उनमें किस किस में बॉडी सेंटर्ड पार्ट पाया जाता है। एक तो क्यूबिक अरेंजमेंट जो होता है, जिसमें सारी साइड बराबर होती है। क्यूबिक में टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक जो होता है, उन तीनों में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। तो इस बेसिस पे हम बोलेंगे कि 3 इसमें सही ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन आप इसमें ले सकते हैं। Hi, the question says choose the correct option for the graphical representation of Boyle's law which show a graph of pressure versus volume of different gas at different temperature। तो अगर हम इन ग्राफ को देखते हैं, तो इन ग्राफ में आप साफ साफ देख सकते हैं कि बॉयल्स लॉ का ग्राफ हमें बनाना है। तो बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उसमें देखो यहां तो ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, तो हमें ये देखना है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉयल्स लॉ में, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो ये ग्राफ तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें प्रेशर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के गिवन है। इसी के साथ हम इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम में आप देख सकते हैं प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, सेम दिया हुआ है। तो ये दोनों तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर बिल्कुल चेंज होगा ही होगा। आप इसी के साथ इस ग्राफ में, इन दोनों ग्राफ में एक कंपैरिजन हम और कर लेते हैं। इन दोनों में से एक सही ऑप्शन है, चेक करते हैं। इसमें हमें यह पता है कि PV = nRT होता है। तो P = nRT by V। तो हमें यह तो पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ तो सेकंड या थर्ड के टाइप का ही होगा। लेकिन किसमें ये टेम्परेचर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है या टेम्परेचर ऊपर की तरफ कम होगा, ये हमें देखना है। तो आप यहां ये देख सकते हैं कि वॉल्यूम और प्रेशर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन टेम्परेचर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसमें टेम्परेचर ज्यादा गिवन है उसमें प्रेशर क्या ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहां पे देखो टेम्परेचर ज्यादा जहां गिवन है उसमें प्रेशर कम आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत ऑप्शन है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। The question says noble gas are named because of their inertness toward reactivity. Identify an incorrect statement about them. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज नोबल गैस हैव वीक डिस्पर्सन फोर्सेस। बिल्कुल सही है, नोबल गैस में कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता। नेट डायपोल मोमेंट नोबल गैस में 0 होता है, इसलिए उसमें अट्रैक्टिव फोर्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। वीक डिस्पर्सन फोर्सेस उसमें प्रेजेंट होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमें यहां पे इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना था। सेकंड ऑप्शन में गिवन है नोबल गैस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोबल गैस में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बोल सकते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे पाना काफी डिफिकल्ट होता है। सही बात है बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन में गिवन है नोबल गैस आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। बिल्कुल सही है, वाटर में पोलर चीजें ज्यादा सोल्यूबल होती है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनाए वो भी ज्यादा सोल्यूबल होती है। इनमें तो ना तो डायपोल मूवमेंट होता है परमानेंट, ना इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये काफी कम सोल्यूबल होती है, जिसको स्पेरिंगली सोल्यूबल भी हम बोल सकते हैं। नोबल गैस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब नोबल गैसेस में इतना कोई परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं है, उनमें वीक फोर्सेस है, वीक डिस्पर्सन फोर्सेस है, तो आप ये बोल सकते हैं कि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत कम होगा, वो वैसे भी गैस फॉर्म में रहती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना था। तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। दिस क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर।
सो देखो, अगर कोई मेटल लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो उसमें कुछ मेथड्स में लिमिटेशन होगी, वो मेथड हम वहां पे हो सकता है नहीं अप्लाई कर पाए। जैसे डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन में तो हम उसको वेपर्स में कन्वर्ट करके वापस उसको कंडेंस करके लिक्विड में बदलते हैं, बिल्कुल ये मेथड लगाया जा सकता है। जॉन रिफाइनिंग में सॉलिड फॉर्म में वो मेटल होना चाहिए, लेकिन ये तो रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड स्टेट में। इलेक्ट्रोलाइसिस भी जो है सॉलिड फॉर्म वाले कंपाउंड्स में इजीली होता है। क्रोमेटोग्राफी भी इसमें हम यूज नहीं कर सकते, तो हम यहां डिस्टिलेशन मेथड यहां पे यूज करेंगे। दिस क्वेश्चन से ट्राइटियम ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल। तो ट्राइटियम की अगर मैं बात करूं तो इसे हम नॉर्मली टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है। इसका मास नंबर 3 होता है, मास नंबर इसमें 3 होता है। अगर ये कभी भी किसी एमिशन में जाता है तो एमिशन के दौरान ये इस तरीके से हीलियम 2-3 यानी हीलियम बना देता है, जिसमें मास नंबर 3 होता है, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन यहां पे एमिट कर देता है। इस इलेक्ट्रॉन को ही हम बीटा पार्टिकल बोल सकते हैं। तो थर्ड हमारा राइट ऑप्शन है। दिस क्वेश्चन से अमंग द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड विच वन इज कोविलेंट एंड सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो सबसे पहले तो हम कोविलेंट नेचर चेक करते हैं। तो हमें अलग अलग जो हैलाइड्स गिवन है उसमें सबसे पहला है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप इसमें MgCl2 ले सकते हैं। फिर बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 ले सकते हैं। फिर आपको कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 ले सकते हैं। फिर आपको गिवन है स्ट्रोंशियम क्लोराइड SrCl2 ले सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर आप इसमें मेटेलिक कैरेक्टर इनका देखें, जैसे आपने लिया Be, Mg, Ca और Sr, तो ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, या आप ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी बढ़ती है। Be उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्टिव फोर्स इसका रह जाता है, इसलिए ये एक कोविलेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं इसके स्मॉल साइज के कारण ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसका कोविलेंट नेचर ज्यादा है। तो कोविलेंट नेचर ज्यादा होने के कारण आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये कम आयनिक है, और जो कम आयनिक होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सोल्यूबल भी होंगे। तो हमारा सही ऑप्शन है सेकंड, बेरिलियम क्लोराइड। हाय, द क्वेश्चन से pKb of dimethylamine and pKa of acetic acid are 3.27 and 4.77 respectively at T Kelvin. The correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate solution is। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं डाइमिथाइल एमीन, यानी अगर आप डाइमिथाइल एमीन लेते हैं तो ये डाइमिथाइल एमीन का फॉर्मूला होता है। इसका हमें pKb दे रखा है, pKb इसके लिए दिया गया है 3.27। ये बेस का काम करता है, H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। साथ ही आपको यहां पे एसिटिक एसिड भी गिवन है। एसिटिक एसिड का pKa गिवन है जो कि 4.77 है। pKa ये गिवन है 4.77। तो आप देख सकते हैं एक वीक एसिड हमें गिवन है, एक वीक बेस गिवन है। दोनों को जब आपने कंबाइन कर दिया, इनके कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। CH3 आप NCH3H2 प्लस और साथ में O माइनस C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन उसका सॉल्ट है। इसको जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वीक एसिड और वीक बेस के जो पार्ट है वो हाइड्रोलाइसिस में जाकर पीएच चेंज कर सकते हैं। तो आप इस वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन, उसके सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है उसका पीएच निकालते हैं, तो उसका ये फॉर्मूला होता है pH = 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb। आप इस तरीके से इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं pKw नॉर्मल कंडीशन में इसकी वैल्यू 14 होती है, प्लस pKa आपको 4.77 गिवन है, माइनस pKb माइनस 3.27, ये वैल्यू आप रख सकते हैं। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका ये वैल्यू 7.75 आता है, यानी आप बोल सकते हैं जो सॉल्यूशन बनने वाला है वो स्लाइटली बेसिक रहेगा। The question says molar conductance of NaCl, HCl
and CH3COONA at infinite dilution are 126.45, 426.16 and 91 respectively. So the molar conductance of CH3COOH at infinite dilution is, तो हमें ये देखना है कि जब हम मोलर कंडक्टेंस लेते हैं, जैसे मान लो आपने ये मोलर कंडक्टेंस CH3COOH की आपको मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर निकालनी है, तो हम इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COONA प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। होता क्या है, जब आप इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर लेते हैं तो 100% डिसोसिएटेड होते हैं ये सारी चीजें, और इनमें हर एक आयन इंडिविजुअली एक्ट करता है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें इसमें से मोलर कंडक्टेंस Na प्लस और Cl माइनस की हटानी भी पड़ेगी, जिससे Na प्लस और Cl माइनस की कंडक्टेंस हट जाती है। तो आप जब इन वैल्यूज को लिखते हैं तो आप देख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस CH3COONA, इसकी मोलर कंडक्टेंस हमें गिवन है 91, ये वैल्यू गिवन है हमें 91.0। साथ में HCl की मोलर कंडक्टेंस गिवन है 426.16 और NaCl की है 126.45। जब आप इस पार्ट को कैलकुलेट करते हैं तो 390.71 आपके सामने आ जाता है। हाय, द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो जब आप ये केमिकल रिएक्शन देखते हैं, आपको इसमें एसीटोन गिवन है, एसीटोन की रिएक्शन C2H5MgBr से की गई है और नेक्स्ट स्टेप में उसमें H2OH प्लस के साथ प्रोटोनेशन किया गया है। तो आप यहां सबसे पहले तो एसीटोन को लें। अगर हम एसीटोन को लेते हैं, एसीटोन को आप यहां लेते हैं और इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं C2H5 यानी ये CH3CH2MgBr है, इसमें ये माइनस का चार्ज यहां रहता है जो यहां इस पे डेल्टा प्लस वाले पार्ट पर अटैक करके इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है। जैसे ये इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है और इसमें नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन किया जाता है, तो ये वाला कंपाउंड यहां हमारा बन जाता है, जिसमें ये CH3 और नीचे CH2CH3 इस तरीके से प्रेजेंट होगा। अगर आप इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये हमने नंबर दे दिए इसको। आप इसमें लिख सकते हैं 2 पे मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल, 4 कार्बन की मेन चेन है, ब्यूटेन और 2 पर यहां ओल लगा है, ब्यूटेन 2 ओल। इस बेसिस पर 2 आपका राइट आंसर है। हाय, द क्वेश्चन से द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, हमें ये कंपाउंड दिया गया है, उसकी HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हमें एक रिएजेंट भी साथ में गिवन है। सबसे पहले तो हम इस रिएजेंट को समझने की कोशिश करते हैं। C6H5C डबल बॉन्ड O कंप्लीट 2 और O2, मतलब ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखाई देगा, PHC डबल बॉन्ड O फिर आप इसमें C डबल बॉन्ड O PH, यानी आप ये बोल सकते हैं ये एक परऑक्साइड है। परऑक्साइड में ये वाला बॉन्ड तोड़कर इसमें एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट यहां बनता है, जिसके अंदर HBr में Br उस कार्बन के पास जाता है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा है और H उस कार्बन के पास जाएगा जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है और कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता। तो आप ये बोल सकते हैं इस केस में यहां जो डबल बॉन्ड है इसमें सबसे पहले Br रेडिकल अटैक करता है और यहां पे इस कार्बन पर रेडिकल ज्यादा स्टेबल पाया जाता है, यानी लास्ट स्टेप में जो H रेडिकल लगेगा वो इसी कार्बन पर लगेगा। तो इस बेसिस पर आप देख सकते हैं आपका C ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। द क्वेश्चन सेज फॉर ए रिएक्शन A to B, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज -4.2 किलोजूल पर मोल एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इज 9.6 किलोजूल पर मोल। द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज शोन इन द ऑप्शन। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी वाला पार्ट है वो नेगेटिव गिवन है, यानी फाइनल एनर्जी जो है वो कम होगी इनिशियल एनर्जी से। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में A और B की एनर्जी सेम है, तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता। सेकंड पार्ट में A और B में B की एनर्जी ज्यादा है। हमने देखा है कि ये
एक्जोथर्मिक होगा यानी बी की एनर्जी कम होगी, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है। इसके बाद आप यहां देख सकते हैं इसमें बी की एनर्जी ज्यादा है, ये ऑप्शन भी अपना इनकरेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें बी की एनर्जी बिल्कुल कम है, तो ये अपना बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आप इस क्वेश्चन में सिंपली एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखकर ही आंसर दे सकते थे, लेकिन फिर भी आपको इसमें यह दिया गया है कि एक्टिवेशन एनर्जी 9.6 किलो जूल है, यानी ये वाली वैल्यू जरूर 9.6 किलो जूल पर मोल रही होगी। द क्वेश्चन सेज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल DEC4 इन इज। तो हमें यह देखना है कि जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर है मेन चेन में, वो डेक होने की वजह से इसमें 10 कार्बन है। तो हम इसी तरीके से इस स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं। आप इसमें नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 कार्बन की एक मेन चेन ले ली है और इसमें बोला गया है DEC4 इन, यानी 4 और 5 के बीच में एक डबल बॉन्ड यहां प्रेजेंट है। तो डेक हमने यूज कर लिया है, 4 पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया है, 2 और 6 पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2 पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और 6 पर भी एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इस बेसिस पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी मैच नहीं करता। डबल बॉन्ड इसका इस पोजीशन पर है, डबल बॉन्ड शिफ्टेड है इस पार्ट में भी, इस पार्ट में आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड और बाकी की सारी चीजें एग्जैक्टली मैच करती है। तो थर्ड अपना बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन सेज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द ऑर्डर HF, HCl, HBr एंड HI। ये हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है। स्टेटमेंट 2 सेज एज द साइज ऑफ द एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन increases down the group, the bond strength of HF, HCl, HBr and HI decreases, so the acidic strength increases। तो हम यहां देख सकते हैं कि अगर आपने HF लिया, फिर आप HCl लेते हैं, HBr अगर आप लेते हैं और HI लेते हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट से कंसीडर करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आयोडीन की कम है। लेकिन अगर हम ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की बात करें तो इनमें साइज काफी नजदीक है, तो इनमें ओवरलैपिंग काफी बढ़िया से होगी, जिससे इसका ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। आयोडीन और H उतना बढ़िया से ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज। इसमें जेड इफेक्टिव भी कम हो जाता है, यानी इसमें H+ निकालना काफी आसान रहेगा। तो आप ये बोल सकते हैं इन पार्ट के अंदर जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी का ये सीक्वेंस आएगा। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना डिफिकल्ट होगा उस बॉन्ड को तोड़ना, तो आप इस बॉन्ड को इतना आसानी से नहीं तोड़ पाएंगे। इसलिए अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात, तो HF एक वीक एसिड होगा एज कंपेयर टू HCl, एज कंपेयर टू HBr, एज कंपेयर टू HI। तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो एक तरीके से दोनों ही स्टेटमेंट 1 सेज दैट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज इन द ऑर्डर HF, HCl, HBr, HI, बिल्कुल ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ HF की ज्यादा है, नीचे की तरफ जाने से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, इसलिए उस बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान है, इस बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो अपना थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। Question says the major product formed in dehydrohalogenation reaction of 2-bromopentane is pent2-ene. This product formed is based on। तो आप यहां देख सकते हैं जो प्रोडक्ट हमारा बनना है वो 2-ब्रोमोपेंटेन से बनना है। तो सबसे पहले तो हम 2-ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आपने लिखा CH3CH, यहां पे ब्रोमीन प्रेजेंट होगा, फिर आप लिख सकते हैं CH2CH2CH3। ये आपका 2-ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। इसमें से अगर हम फाइनली जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो है आपका पेंट2-ene, यानी आपने ये वाला प्रोडक्ट यहां पे बना लिया है। ये वाला प्रोडक्ट आपने यहां पे बना लिया है। तो आप यहां देख सकते हैं ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, इसके अंदर 5 अल्फा H भी प्रेजेंट है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम सेडजफ रूल से डिफाइन करते थे। होफमान वाले केस में इसमें लेस स्टेबल प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है, तो इसका फाइनली आंसर सेडजफ रूल रहेगा। The question says an organic compound contains 78% by weight of carbon and remaining percentage hydrogen. The right option
फॉर द इंपिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो आप ये देख सकते हैं इस कंपाउंड में दो एटम बताए जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन बोला जा रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का अगर आप एटॉमिक मास या मास नंबर अगर लिखें तो कार्बन का मास नंबर 12 होता है, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दोनों में जो परसेंटेज मास हमें स्पेसिफाई किया गया है, इसका मास 78% है और हाइड्रोजन है उसका बचा हुआ मास यानी आप बोल सकते हैं 22% के आसपास होगा। तो हमें इसमें इंपिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले मास को हम उसके मास नंबर से डिवाइड करते हैं, जिससे हमारे पास रेशियो ऑफ एटम आ जाता है। तो आप यहां लिख सकते हैं रेशियो ऑफ एटम। एटम का जो रेशियो आता है वो आप लिख सकते हैं 78/12 और ये 22/1। इस तरीके से एटम्स का रेशियो आ जाता है। आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू रफली 6.5 के आसपास होगी और ये वाली वैल्यू आपकी 22 है। वैसे तो इस क्वेश्चन में ये वैल्यू एग्जैक्टली कैलकुलेट करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं तो ये वैल्यू इससे 3 टाइम्स ज्यादा है। तो हम सिंपली इसको एक सिंपल रेशियो में अगर बदलें तो ये 1:3 के रेशियो में आता है, यानी कार्बन का 1 एटम है तो आप ये बोल सकते हैं हाइड्रोजन के 3 एटम रहे होंगे। तो ये इस कंपाउंड का इंपिरिकल फॉर्मूला है। तो अपना फाइनली आंसर 1 रहेगा। हाय, द क्वेश्चन से आरबीसी डेफिशिएंसी इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ। तो आरबीसी क्या होता है? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल। और ये क्वेश्चन वैसे बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल के अंदर हम तरह तरह के विटामिन पढ़ते हैं, उनकी क्या क्या यूज है, उनकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज हो सकती है हम पढ़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा कि आरबीसी की डेफिशिएंसी विटामिन B12 से होती है। The question says the maximum temperature that can be achieved in blast furnace। तो ब्लास्ट फर्नेस एक स्पेशल टाइप की फायर ब्रिक से बनी होती है जो कि रफली 2200-2300 तक के आसपास का टेम्परेचर अचीव कर सकती है। तो इसमें आप 2200 केल्विन ऑप्शन इसमें ले सकते हैं। The question says the incorrect statement among the following is। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है लैंथेनॉइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लैंथेनॉइड्स मेटल होते हैं तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे ही, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन हमें यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। सेकंड ऑप्शन बोला जाता है लैंथेनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड। जब आप मेटल को फाइनली डिवाइड कर देते हैं तो उससे उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन में बोला गया एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। सो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा आप देख सकते हैं, पहले 4f फिर 5f, इस तरीके से दो बार इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में चले जाते हैं, जिससे न्यूक्लियर चार्ज जो होता है इफेक्टिवली ज्यादा रहता है, इसलिए ये चीज काफी ज्यादा चेंज हो जाती है। ये भी सही स्टेटमेंट है। फोर्थ ऑप्शन में गिवन है मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनोइड आयन आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट, क्योंकि इसमें F के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ट्रांजिशन करते हैं, उनके ट्रांजिशन से ये कलर शो करते हैं, कलरलेस नहीं होते। ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही चूज करना था। The question says the structure of beryllium chloride in solid state and vapor phase are। तो अगर आप बेरिलियम क्लोराइड को कंसीडर करते हैं तो BeCl2 ये इस तरीके से पॉलीमेरिक फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें बेरिलियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण इस तरीके से ये बॉन्डिंग करता है, ये ऐसे बॉन्डिंग करता है जिससे ये पॉलीमर के फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन जब आप इसको हीट करके वेपर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये बेरिलियम इस तरीके से, बेरिलियम क्लोराइड इस तरीके से डायमर की फॉर्म में नजर आता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये आपका जब सॉलिड स्टेट में था तो आपका लीनियर चेन की तरह होता है चेन, और जब वेपर फेज में तो डायमर की फॉर्म में होता है, इसलिए थर्ड आपका राइट ऑप्शन है। द क्वेश्चन सेज द राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो जब आप हेक्सागोनल यूनिट सेल को लेते हैं तो आप इस तरीके से ये सारे पार्ट्स इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं।
तो आप यहां देख सकते हैं इसके सेंटर में 3 पार्टिकल इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, एक इस फेस के सेंटर पे होता है, एक इस फेस के सेंटर पे होता है, और यहां पे 6 कॉर्नर प्रेजेंट होते हैं, यहां पे एक एक पार्टिकल है और नीचे की तरफ भी एक एक पार्टिकल इस तरीके से प्रेजेंट है। तो आप ये देखेंगे जो 3 पार्टिकल बिल्कुल उसके सेंटर पे है उनका कंट्रीब्यूशन 3 होता है, एक पार्टिकल ये टॉप पे, एक ये बॉटम में जो फेस के सेंटर पे, इनका हाफ हाफ कंट्रीब्यूशन आप लेते हैं। इसके साथ ही ये जो पार्टिकल है ये ऐसे ऐसे 6 यूनिट सेल के पार्ट में आता है, 6 यूनिट सेल के कॉर्नर पे आता है। तो आप ये बोल सकते हैं इनका कंट्रीब्यूशन 1/6 है, लेकिन ऐसे टोटल 6 और 6 12 पार्टिकल है। तो आप यहां लिख सकते हैं 3 पार्टिकल तो ये हो गए, 3 हाफ हाफ पार्टिकल ये आ जाता है, और 2 पार्टिकल ये होने से टोटल 6 पार्टिकल यहां पे प्रेजेंट है इस यूनिट सेल में। तो जब आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेते हैं तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं यूनिट सेल में उसका डबल तो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, और उसी नंबर के साथ इक्वल पार्ट में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड तो होंगे 12 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे 6, तो इसलिए आपका सेकंड सही आंसर है। दिस क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग सॉल्यूशन वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 gram of glucose C6H12O6 in 250 ml वाटर। P1 उसका वेपर प्रेशर है, 10 ग्राम ऑफ यूरिया CH4N2O in 250 ml वाटर। P2 उसका वेपर प्रेशर है, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज in 250 ml वाटर। P3 द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन आर। तो हम देख सकते हैं सबसे पहला सॉल्यूशन जो दिया है ग्लूकोज का, दूसरा यूरिया, तीसरा सुक्रोज का है। एक्वस सॉल्यूशन में ये तीनों ही डिसोसिएट नहीं करते, इनका वेंट होम फैक्टर I1 होता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं पाई जो इनका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो CRT के इक्वल होगा, टेम्परेचर सेम लेना होगा, आर कांस्टेंट है। तो हम देख सकते हैं जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन यानी मोल पर यूनिट लीटर, आप देख सकते हैं तीनों ही केसेस में वॉल्यूम जो है 250 मिलीलीटर गिवन है, सेम है, यानी जिसके मोल ज्यादा होंगे उसका सी ज्यादा होगा, उसका पाई ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में जब आप P1 के लिए लेते हैं, P2 के लिए लेते हैं और P3 के लिए लेते हैं, जब आपने मोल निकाला तो इसमें ग्लूकोज का मोलर मास 180 है, दूसरे केस में 10 ग्राम ही लिया गया, लेकिन यूरिया लिया गया, यूरिया का मोलर मास 60 है, और तीसरे पार्ट में सुक्रोज लिया गया जिसका मोलर मास 342 है। तो आप यहां देख सकते हैं इन तीनों में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, P2 की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, फिर P1 है और फिर P3 है, मतलब इसी सीक्वेंस में इनका ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। तो हमारा P2 P1 P3, P2 P1 P3, P2 P1 P3 ये थर्ड हमारा राइट ऑप्शन है। Hi, the question say identify the compound that will react with Hinzberg's reagent to give a solid which dissolve in alkali। तो हिंजबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंजबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री अमीन और 2 डिग्री अमीन से रिएक्ट कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जो अल्कली में डिजोल्व होता है वो 1 डिग्री एमीन ही डिजोल्व कर सकता है। तो हम देख सकते हैं इन सारे कंपाउंड में यहां पे 1 डिग्री एमीन प्रेजेंट है, ये तो NO2 ग्रुप है, यहां पे 3 डिग्री एमीन प्रेजेंट है, ये 2 डिग्री एमीन प्रेजेंट है। तो आपका 1 डिग्री एमीन वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। This question says correct option for the value of vapor pressure of a solution at 45 degrees Celsius with benzene to octane in molar ratio 3:2. At 45 degrees Celsius vapor pressure of benzene given है 280 mmHg and that of octane 420 mmHg हमें given है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बेंजीन और ऑक्टेन का जो मोलर रेशियो है, अगर मैं मोल की बात करता हूं उसमें बेंजीन और ऑक्टेन का अगर मैं मोल का रेशियो लूं तो मोल का रेशियो मुझे 3:2 गिवन है, 3:2 के रेशियो में गिवन है। तो मैं अगर इनका मोल फ्रैक्शन लेता हूं तो मैं यहां लिख सकता हूं 3 इसके मोल है डिवाइड बाय 3 + 2, यानी इसका मोल फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा 3/5। और इस केस में मैं अगर मोल फ्रैक्शन लेता हूं तो इसके मोल 2 है और टोटल मोल 3 + 2 लेते हुए आप इसमें 2/5 इसका मोल फ्रैक्शन ले सकते हैं। 3/5 एंड 2/5 इन दोनों के मोल फ्रैक्शन आ चुके हैं। तो राउट्स लॉ लगाते हुए हम टोटल वेपर प्रेशर लिखेंगे XA इंटू P0A प्लस XB इंटू P0B।
हमें पता है मोल फ्रैक्शन कितना है 3/5 और वेपर प्रेशर जो बेंजीन का है वो 280 है प्योर स्टेट में 280 प्लस आप यहां लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑक्टेन का मोल फ्रैक्शन है 2/5 और इसका वेपर प्रेशर है 420। तो जब आप इस पार्ट को सोल्व करते हैं तो आपका फाइनली आंसर 336 mmHg आ जाता है। द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयन के फॉर्म में दिए गए हैं, लिस्ट 2 में उनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम इन आयन पे चार्ज देखते हैं। Cn पर माइनस का चार्ज होता है, उसमें -6 चार्ज होगा लेकिन -3 गिवन है। इस बेसिस पे आप ये बोल सकते हैं कि यहां पे Fe पर +3 चार्ज होगा। H2O न्यूट्रल लिगेंड होता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये सारा का सारा +3 चार्ज आपका Fe पर ही होगा। इसके साथ नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं Cn पर माइनस चार्ज है तो -6 चार्ज और ये -4 टोटल चार्ज है, तो आप ये बोल सकते हैं Fe के ऊपर +2 चार्ज रहा होगा जिसके चलते टोटल -4 चार्ज यहां आया है। इसके बाद पानी के मॉलिक्यूल पे फिर से न्यूट्रल चार्ज है, 0 चार्ज है, तो Fe के ऊपर +2 चार्ज यहां पे रहने वाला है। अब देखो अगर इस तरीके से चार्ज रहता है तो अगर आप सबसे पहले पार्ट में ए पार्ट में यहां पे Fe+3 लेते हैं और उसमें एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड Cn- लगा हुआ था, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, पेयरिंग स्टार्ट होने लगती है। तो अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आर्गन 3d5, तो आप ये बोल सकते हैं इसमें D5 के अंदर 5 ऑर्बिटल जरूर प्रेजेंट है लेकिन उनमें पेयरिंग के चलते सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ऐसे ही अगर बी ऑप्शन में हम देखते हैं फिर से Fe+3 हमें गिवन है लेकिन आर्गन 3d5 आप अगर रखते हैं तो इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है क्योंकि वाटर इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है। तीसरे केस में सी पार्ट में हम देख सकते हैं Fe+2 हमें बनाना है तो आप लिखेंगे आर्गन और ये 3d6 रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड Cn- होने के कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टेट में चले जाएंगे और ये 6 इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसके बाद डी पार्ट में अगर आप जाते हैं डी पार्ट में तो आप देख सकते हैं H2 पर कोई चार्ज नहीं है, Fe+2 है यहां पे और इस Fe+2 को आप इस तरीके से लिख सकते हो आर्गन 3d6 और इसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा फिर एक इलेक्ट्रॉन की ऐसे पेयरिंग होगी। तो आप ये देख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में 1 आता है, इस केस में 5 होते हैं, इस केस में 0 और इस केस में आपके 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये फॉर्मूला लगाते हुए जिसमें आप स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट n×n+2 लेते हैं बोहर मैग्नेटोन में, इस फॉर्मूला के साथ हम देख सकते हैं जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है, जब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 आएगा, यानी ए ऑप्शन के साथ आप यहां पे 4th पार्ट को ले सकते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं बी पार्ट में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फॉर्मूला पुट करने के बाद स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट 5.92 आएगा, तो बी केस में आप इसको 1 लिख सकते हैं। सी पार्ट में हमने देखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो आप 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ 0 स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इस केस में आप इसमें सेकंड पार्ट लेंगे। और डी के अंदर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 थे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आपका 4.90 आ जाता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। The question says from the following pair of ion which one is not an isoelectronic pair। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस पार्ट को लेते हैं। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, अगर मैं उसमें +2 लिख दूं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे सिर्फ 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी के साथ मैं आयरन को अगर लेता हूं, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, मैं इस पे अगर +3 लिख दूं तो 3 इलेक्ट्रॉन कम करने के बाद इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 23 है, तो ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है। फर्स्ट वाला तो होगा। अपने सेकंड वाले केस में देख लेते हैं। सेकंड वाले केस में हम देखते हैं आयरन +2 गिवन है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आप देखते हैं 24 ही रहेगी। Mn
+2 अगर आप लेते हैं, 25 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 23 है। तो ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। इसके बाद के भी ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में आपको गिवन है O2-। O में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2- के कारण इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो रखे हैं, और F- इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस के चार्ज के कारण इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होगा। फोर्थ केस आप देख सकते हैं Na+, इसमें सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन, सोडियम प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। Mg+2 यानी मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +2 के कारण आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, जिससे इसमें भी 10 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि विच वन इज नॉट ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। द क्वेश्चन से Which of the following molecule is non-polar in nature? आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल बताना है, या एक तरीके से कह सकते हैं जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट आपका 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप SbCl5, तो Sb में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 ही क्लोरीन उसमें लगे हुए हैं। तो 5 क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए इस तरीके से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। तो आप देख सकते हो ऊपर नीचे क्लोरीन ने डाइपोल मोमेंट कैंसिल कर दिया, और इस प्लेनर फॉर्म में सिमेट्री के कारण इसमें भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन तो 1 है, ये सही ऑप्शन है। फिर भी बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सेकंड में NO2 में N डबल बॉन्ड O के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और साथ में एक ओड इलेक्ट्रॉन रहने से V शेप इसमें आती है, जिससे नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो पाता। POCl3 की बात करें तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर लेता है, बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ऑक्यूपाई करके इस तरीके से टेट्राहेड्रल टाइप का शेप बनाता है, और नेट डाइपोल मोमेंट इसमें भी 0 नहीं होता। इस केस में CH2O, यानी अगर हम ऐसा केस बनाएं तो आप यहां देख सकते हैं ये ट्राइगोनल प्लेनर केस बनता है, नेट डाइपोल मोमेंट यहां भी 0 नहीं हो पाएगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन 1 है। द क्वेश्चन से मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें कुछ रिएक्शन गिवन है और लिस्ट 2 में उन रिएक्शन के नाम गिवन है। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन में जो बेंजीन है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एनहाइड्रस AlCl3 CuCl के साथ ट्रीट किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट से जो कंपाउंड बनता है वो एक तरीके से बेंजल्डिहाइड बनता है। तो इस रिएक्शन को स्पेसिफिकली हम गेटरमान कोच रिएक्शन बोलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें यहां पे ये वाला ग्रुप दिया गया है जो कि एक्चुअली हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाता है, और साथ में NaOX है जो एक्वस मीडियम में इसके साथ रिएक्ट करके इस कंपाउंड को CH3 RC डबल बॉन्ड O और साथ में CHX3 इस तरीके से हेलोफॉर्म में बदल देता है। तो इस रिएक्शन को हम हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। इसी के साथ थर्ड पार्ट में हम देख सकते हैं हमें एक अल्कोहल गिवन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, जिसमें इसका H और इसका OH कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल हटाते हुए एस्टर का फॉर्मेशन कर देता है, इसलिए हम इसे एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। इसी के साथ फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं X2 रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में दिया गया है, जो सबसे पहले तो इस OH को हटा के यहां पे हेलोजन रिप्लेस करके वापस इस OH को लगा देता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम हेल-वुलहर्ड-ज़िलंस्की रिएक्शन बोलते हैं। तो आप देखेंगे ए ऑप्शन में, ए में आप यहां पे ए ऑप्शन में सेकंड आएगा गेटरमान कोच फॉर्माइलेशन। बी ऑप्शन में आप हेलोफॉर्म रिएक्शन ले सकते हैं, थर्ड पार्ट इसमें आता है। सी के अंदर सी पार्ट को अगर आप ले, सी पार्ट में अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइन करके एस्टर का फॉर्मेशन करता है, इसे आप फोर्थ ले सकते हैं। और डी पार्ट में आपने यहां हेल-वुलहर्ड-ज़िलंस्की रिएक्शन परफॉर्म की थी, जिसको आप फर्स्ट में ले सकते हैं। तो इस बेसिस पर आपका सेकंड यहां बिल्कुल सही ऑप्शन है। हाय, द क्वेश्चन सेज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें कुछ रिएक्शन दी गई है, लिस्ट 2 में उन फिनोमिना को दिया गया है जो इन रिएक्शन के कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं SO2 O2 के साथ रिएक्ट करके SO3 का फॉर्मेशन करती है। तो ये सारा देखो पॉल्यूशन जो है और ऑक्सीजन जो है मेनली ट्रोपोस्फियर
में पाया जाता है और वहीं पे ये पॉल्यूशन क्रिएट होता है। उसके साथ ही सेकंड पार्ट में हम देखते हैं HOCl को पे जब HMU अल्ट्रावायलेट रेडिएशन गिरती है तो OH और Cl रेडिकल में टूट जाता है। क्लोरोफ्लोरो जो कंपाउंड होते हैं वो ओजोन लेयर के साथ उसका ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाते हैं, उसे ओजोन डिप्लेशन बोलते हैं। इसी के साथ अगर हम अगले पार्ट में देखें तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट पर जब ये एसिड गिरता है, ये एसिड मेनली एसिड रेन की वजह से होता है, तो H2SO4 एसिड रेन के कारण बनता है, तो आप इसमें एसिड रेन वाला ऑप्शन ले सकते हैं। इसी के साथ NO2 गैस, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ NO और O में टूटती है। ये नॉर्मली स्मोक का मेन कारण है जिसमें NOx प्रेजेंट होता है। ओजोन लेयर के साथ भी ये कुछ पार्ट में रिएक्ट कर सकता है। तो आप देखेंगे जरा ए ऑप्शन को अगर मैं लूं, तो ए ऑप्शन में ट्रोपोस्फियर एट पॉल्यूशन इसमें मेन चीज सामने आती है। बी ऑप्शन को अगर मैं लेता हूं, बी को, तो HOCl, ये Cl का रेडिकल जो है ये ओजोन डिप्लेशन का काम कर सकता है, तो इसमें आप थर्ड ऑप्शन ले सकते हैं। इसी के साथ सी पार्ट को अगर मैं लूं, सी पार्ट में H2SO4 एसिड रेन की वजह से बनता है, तो आप इसमें ऑप्शन नंबर 1 ले सकते हैं। और डी पार्ट में NO2 जो कि NOx और स्मोक बनाने का काम करता है, तो डी पार्ट में आप इसमें सेकेंड पार्ट ले सकते हैं। द क्वेश्चन से स्लोप ऑफ अरनियस प्लॉट ln k versus 1/t of first order reaction is -5 into 10 to the power 3 k. The value of EA of the reaction is, choose the correct option for the given answer. R का वैल्यू भी हमें गिवन है, तो अगर आप रेट कांस्टेंट K का वैल्यू लिखते हैं तो हम इन जनरल उसको ऐसे लिखते हैं A इंटू ई टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। यहां पे EA जो है ये EA एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इसमें पूरे पार्ट का ln log ले लूं, ln k, तो मैं लिखूंगा ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। तो इस पावर वाले टर्म को हम नीचे ला सकते हैं क्योंकि ln e हमारा 1 होता है, तो आप लिख सकते हैं ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन R इंटू 1/t। और आपको इस क्वेश्चन में ये दिया गया है ln k वर्सेस 1/t, यानी मैं इसका और इस 1/t का अगर स्लोप लूं तो स्लोप मुझे दिया गया है, तो स्लोप ये वाला पार्ट ही हमारा स्लोप होगा, यानी आप लिख सकते हैं माइनस EA अपॉन R, यही हमारा स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू C प्लस mx से आप कंपेयर कर सकते हैं, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इससे m आपका स्लोप आ जाता है। तो आप इसको जब बराबर लेते हैं, ये वैल्यू आपको दी गई है -5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो आपका EA होगा, माइनस से माइनस कैंसिल करने के बाद 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू R का वैल्यू 8.314 आप ले सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हमारी आ जाती है 41.5 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल के आसपास, जिसको हम 41.5 किलो जूल पर मोल भी लिख सकते हैं। तो इस बेसिस पर थर्ड हमारा फाइनली आंसर के तौर पर आ जाता है। The question say for irreversible expansion of an ideal gas under isothermal condition the correct option is। तो जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आइसोथर्मल कंडीशन है, तो आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी को जीरो लेंगे, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। तो इस बेसिस पर हम देख सकते हैं कि सेकंड तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, हमारा ऑप्शन फोर्थ भी नहीं होगा। दूसरा, क्वेश्चन के अंदर हमें इरिवर्सिबल भी बोला गया है, तो इरिवर्सिबल में डेल्टा एंट्रोपी चेंज, जो टोटल एंट्रोपी चेंज है, वो पॉजिटिव होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है तो वो जीरो नहीं हो सकता। तो इस बेसिस पर ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है और हम बोल सकते हैं ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। Question says, in which of the following arrangement the given sequence is not strictly in according to the property indicated against it। तो आप देख सकते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हमें दी गई है और कुछ कंपाउंड में उनका सीक्वेंस दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं NH3 PH3 ASH3 SBH3 इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमें पता है नाइट्रोजन के छोटे साइज के कारण उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, जिससे वो ज्यादा बेसिक होता है, अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करना चाहेगा।
और ये SbS3 कम बेसिक होगा, तो एक तो इसी तरीके से आप सोच सकते हैं कि अगर ये कम बेसिक है तो ज्यादा एसिडिक होगा, या दूसरा ऐसे सोचें H+ देने के बाद नाइट्रोजन अपने छोटे साइज के कारण अपने ऊपर इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रख पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। हमें यहां पे नोट करेक्ट, जो सीक्वेंस सही नहीं है वो चूज करना था, तो फर्स्ट हमारा आंसर नहीं हो सकता। सेकंड में CO2, SiO2, SnO2 और PbO2 दिया गया है, इसमें इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो होता क्या है, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो इसमें खासकर नीचे वाले पार्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 की जगह +2 ज्यादा स्टेबल होती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो जिससे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। Pb यहां पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +2 में बनना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो ये उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसी के साथ HF, HCl, HBr, HI को अगर मैं लेता हूं, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, ऊपर से नीचे आते हैं तो H+ हटने के बाद अगर इन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो नेगेटिव चार्ज आयोडीन पे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि फ्लोरीन अपने स्मॉल साइज के कारण उस नेगेटिव चार्ज को इतने बढ़िया से होल्ड नहीं कर पाएगा। तो आप बोल सकते हैं HI यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद H2O, H2S, H2SE और H2E इंक्रीजिंग pKa वैल्यू, pKa वैल्यू पूछी है। Ka मतलब एसिडिक कांस्टेंट होता है जो डिसोसिएशन के लिए हम लेते हैं। पहले तो हम एसिड की बात कर लेते हैं। अगर इन सब से H+ हटाया जाएगा तो H+ हटने के बाद माइनस का चार्ज ऑक्सीजन और Te- में Te- पर ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ये ज्यादा बढ़िया एसिड है। एसिड जो अच्छा होता है उसका Ka भी ज्यादा होता है लेकिन pK कम होगा। आप ये बोल सकते हैं जो एसिड स्ट्रॉन्ग है उसका Ka बेटर होगा, लेकिन उस एसिड का pKa कम पाया जाएगा। तो यहां देखो इसमें जो pKa है इसका सबसे कम होना चाहिए था, ये गलत दिया गया है, हमें गलत ऑप्शन ही यहां पे चूज करना था। The question says the product formed in the following chemical reaction is, तो हमें एक कंपाउंड दिया गया है, उसको NaBH4 के साथ इथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट किया गया है, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये एक मॉडरेट लेवल का रिड्यूसिंग एजेंट है जो स्पेसिफिकली एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोनिल हैलाइड को रिड्यूस करता है। तो हम देख सकते हैं यहां पे ये कीटोन है, ये आपका एस्टर है, तो इसको तो कोई रिडक्शन, कोई रिड्यूस ये नहीं करेगा, कीटोन को ये जरूर करेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें तो इसने दोनों को कर दिया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इस केस में भी दोनों में चेंजेस किए, ये भी नहीं हो सकता है। इस केस में आप देख सकते हैं ये पार्ट सेम है, इसको चेंज किया, तो सेकंड हमारा सही ऑप्शन है, इसमें कीटोन पर कोई इफेक्ट नहीं डाला। तो फाइनल आंसर इज सेकंड। The question says choose the correct option for the total pressure in a mixture of 4 gram O2 and 2 gram H2 confined in a टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहां पे H2 के मोल अगर निकालने हैं H2 के, तो आप बोल सकते हैं H2 का 2 ग्राम हमें गिवन है और उसका मोलर मास भी H2 का 2 ही है, तो H2 के 1 मोल प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से अगर आपको ऑक्सीजन के मोल निकालने हैं तो ऑक्सीजन का वेट आपको 4 ग्राम दे रखा है और ऑक्सीजन का मोलर मास यहां पे 32 होगा, तो आप इसको 1/8 लिख सकते हैं। हमें यहां कहीं भी ऐसा नहीं दिया गया कि ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट करती है, तो हम इनको नॉन रिएक्टिव मानते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। तो टोटल मोल की अगर बात की जाए तो आप 1 + 1/8 यानी इसमें 9/8 लेंगे टोटल मोल, और PV = nRT लगाते हुए हमें जो टोटल प्रेशर निकालना है वो आप ऐसे लिख सकते हैं P = nRT/V। आपको टोटल मोल 9/8 मिल चुका है। R का वैल्यू आप 0.082 लिखेंगे, टेम्परेचर आपको 273 केल्विन और वॉल्यूम इस केस में 1 लीटर गिवन है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू रफली 25.18 के आसपास आ जाती है। The question says the reagent are in the given sequence of chemical reaction is, तो आप देख सकते हैं हमें ये कंपाउंड दिया है, इसके ऊपर NH2 प्रेजेंट है, जिसमें NaNO2 HCl रिएक्ट करके इसके साथ इसे डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब आप ये डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं तो इस डाइजोनियम सॉल्ट में अगर आपने इसके साथ HI लिया तो यहाँ पे I- लग जाता, CuCN लेते तो CN- लग जाता, वाटर लेते तो OH लग जाता। लेकिन इस केस में जब आप इसमें इथाइल अल्कोहल लेते हैं तो ये अपना H तो यहाँ डोनेट कर देता है और खुद ये कंपाउंड इस तरीके से ऑक्सीडाइज होकर एसिटल्डिहाइड में बदल जाता है। सो हमारा फोर्थ आंसर राइट आंसर है।
द क्वेश्चन सेज इन द गिवन रिएक्शन, आप रिएक्शन देख सकते हैं यहां पे NaOH और एक रिएजेंट मिसिंग है। कंसीडर द अबो रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट इन द केमिकल रिएक्शन। आप देख सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट लिया गया है और उसको रिप्लेस कर दिया गया, Na2CO3 बना दिया गया है और ये चीज बनती है। मतलब आप डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में मेनली हम सोडा लाइम NaOH और साथ में CaO का यूज करते थे, जिसमें निकलने वाली CO2 गैस को CaO कैटेलाइज करके उसे बाहर निकाल देता है। तो आप CaO ऑप्शन में ले सकते हैं। Hi, the question says the molar conductivity of 0.07 molar acetic acid is 20. What is the dissociation constant of acetic acid? Choose the correct option. तो आपको इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी H प्लस और CH3COO माइनस की गिवन है। तो हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं, जो कि क्या होगी, इन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो आप लिख सकते हैं 350 प्लस 50, ये आपका जाता है 400। तो आपको वैसे मोलर कंडक्टिविटी दी गई है 20 इसमें है, तो आप इस बेसिस पर इसका डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकाल सकते हैं, जो कि 20/400 होगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं ये वैल्यू आपकी 1/20 रह जाती है। तो आपने अल्फा निकाल लिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया है। अब अगर मैं इस एसिटिक एसिड की बात करूं जिसका कंसंट्रेशन 0.007 है, 0.007 इसका कंसंट्रेशन है, तो अगर मैं इसका Ka निकालना चाहता हूं तो Ka का एक वीक एसिड के लिए जिसका अल्फा काफी कम है, उसके लिए इसकी वैल्यू होती है C अल्फा स्क्वायर। तो आप यहां पे अगर इसको पूरा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो ये C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू काफी कम होती है। तो इस चीज को हम अप्रोक्सीमेटली C अल्फा स्क्वायर ही लिख लेते हैं। तो कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.07 और अल्फा का वैल्यू आपका 1/20 है। तो आप 1/20 और इसका जब स्क्वायर करते हैं तो ये वाली वैल्यू आपकी रफली 1.75 इंटू 10⁻⁵, 1.75 इंटू 10⁻⁵ आ जाती है। तो ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka का वैल्यू है। तो इस बेसिस पर आप फर्स्ट आंसर चूज कर सकते हैं। द क्वेश्चन सेज द इंटरमीडिएट कंपाउंड X इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। आप देख सकते हैं यहां पे हमें टोल्यूइन गिवन है, इसको क्रोमिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करके एक रिएजेंट X, एक कंपाउंड X बनता है, जिसको H3O+ के साथ रखने पर ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कंपाउंड क्या करता है, ये कंपाउंड अपने ऑक्सीजन के साथ इससे रिएक्ट करके इसके साथ कंबाइन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि ये पार्ट उसमें कंबाइन होने वाला है। बी में देख सकते हैं फिर से ये पार्ट भी नहीं होने वाला। इसमें जब ये अपने ऑक्सीजन के साथ उससे कंबाइन होता है तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। देख सकते हैं आप, ये ऑक्सीजन यहां पे इस तरीके से कनेक्ट करता है। तो आप देख सकते हैं इस केस में इस ऑक्सीजन ने उस कार्बन के साथ कॉम्बिनेशन दिखाया है, और यहां भी ऐसा कुछ नहीं है, क्रोमियम यहां पे नहीं स्पेसिफाइड है। तो आपको जो मिडल रिएजेंट है, मिडल जो इंटरमीडिएट है, वो ये 3 नंबर वाला कंपाउंड होगा। तो इसी के साथ हम ये डिस्कशन खत्म करते हैं। आपने देखा कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। इसमें कुछ क्वेश्चंस में जैसे मैच द कॉलम, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ये सब भी यूज किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।